तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमारा मोशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सेलरेशन टॉपिक पूरा कवर करा था, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे। उसी के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए थे बेस्ड ऑन दैट टॉपिक एक्सेलरेशन। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने लेकर आई हूं आपके लिए मोशन चैप्टर का पार्ट 4। पहले हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ही आपके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बेसिकली इन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन उन्हीं से आता है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स। तो उसी के साथ साथ ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनके डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा मोशन चैप्टर का और आपको उनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो जाके मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर आपको वो तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे सबके माइंड में राइज होता है दैट व्हाट आर दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये आई कहां से और इनका क्या नीड है जो हमें इक्वेशंस पढ़नी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक भी हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। जो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली तरीके से चेंज होती है उसी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, इन विच द वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो जो भी बॉडीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है उन बॉडीज पर ही ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज और किसी पर ये नहीं होती। क्या बोल रही हूँ मैं? जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज होती है तो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये खाली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज पर एप्लीकेबल होती हैं। जो भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी उसमें हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उस केस में दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। तो चलो वेरी गुड, हमें अब ये तो समझ आ गया कि कौन सी बॉडीज पर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होती है। अब मोशन क्या होता है? मोशन मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था दैट व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू हैव मोशन। यानी कि मोशन का मतलब सिंपली आप अपनी पोजीशन से चेंज करो, जो भी मूवमेंट होती है टाइम के साथ उसी को मोशन बोला जाता है। तो अब ये जो इक्वेशन थी उसी मोशन पे बेस्ड, और मोशन को हम किन टर्म्स में डिफाइन करते थे? वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो अब तक जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सभी को यूज कर ये बनने वाली है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन है ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको एग्जाम में इन इक्वेशंस के डेरिवेशन भी आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तीनों इक्वेशन के डेरिवेशंस कराऊंगी और आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिनसे आपको डेरिवेशंस लर्न हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन सी होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट हमारी होती है v इज टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज टू ut प्लस half 80 square, and the third one is b square minus u square is equals to 2as। तो बेसिकली यही हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है और इन सब में क्या क्या आ रहा है? v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। and ये जो s है हमारा, ये s के डिनोट करता है, s stands for distance traveled। तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, वरना जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए भी हम s ही यूज
V stands for final velocity, U is initial velocity and T for time and A is acceleration. तो इन्हीं पांचों के अराउंड तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन रिवॉल्व करती है और ये जो सारी टर्म्स है ये मोशन को डिफाइन करती है, इसलिए इन इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमें मोशन के बारे में बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशंस किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप देते हैं और क्या इनका मीनिंग है, कैसे ये इक्वेशंस आई हैं, तो ये कैसे आई है वो इनके जो डेरिवेशंस होते हैं वहां से हमें पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेरिवेशन है वो मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, उससे वो डेरिवेशन समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज टू यू प्लस at। अब आपको इतना जो समझ आ गया होगा कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आपको ये याद रखना है दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप बताती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और वो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी और टाइम के बीच में कौन सी इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बताती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशंस की मैं आपको बताऊंगी कि वो किस किस में रिलेशनशिप बताते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये एज इट इज लर्न करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशनशिप। तो चलिए हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ग्राफ है यही बनेगा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, जो मैंने यहाँ पर एक बार बना दिया है, आप इसको देख लो यहाँ। चलिए ड्राइव करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी को डेरिवेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u। तो देखो सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं कि कैसे मैंने बनाया। सबसे पहले हमने लेट कर लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू u। तो जो OA है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट ने O से स्टार्ट करा चलना और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब इसने स्टार्ट करा था, तो इसको हमने u से डिनोट कर लिया। तो जो हमारा OA है वो u है। तो अगर OA u है उसी तरह CD भी u होगा। उसके बाद हमने लेट करा जो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की उसको v माना, और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है अगर ग्राफ से देखे तो b to c, ये पूरे इसकी फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम u to v इन टाइम t। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी u से v में चेंज हो रही है कितने टाइम में, t टाइम में, और टाइम को किससे डिनोट करें यहाँ पे OC से। तो जो ये हमारा OC है इट इज टाइम। अगर OC टाइम है तो जो AD है वो भी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको ये समझ आ गया कि देखो OA इज इक्वल्स टू CD और ये दोनों क्या है हमारे पास U इनिशियल वेलोसिटी, और जो AD है वो किसके इक्वल है, OC के, और ये क्या है T। देखो ये आपको समझ आ ही रहा होगा, OC जो है वो टाइम है तो AD भी टाइम होगा, मतलब इस दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, इसलिए हम ग्राफ से समझाते हैं ताकि आपको इनके डेरिवेशंस इजी लगे। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन में क्या करना होता है, ये लाइन लिखी है लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने A से डिनोट करा है, फाइनल वेलोसिटी को B C से डिनोट करा है, और t टाइम में वेलोसिटी u से v तक चेंज हो गई और टाइम को OC से डिनोट करा। ये हमने बता दिया कि अगर OA है तो CD के इक्वल होगा, और अगर AD है तो OC के इक्वल होगा, और ये क्या है u है और ये टाइम है। नाउ अब देखो हमने क्या करा, ये जो BC है पूरी लेंथ BC, इसको आप दो टुकड़ों में तोड़कर लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD। तो मैंने ऐसे लिखा BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD। तो जो BC है वो क्या माना था हमने स्टार्टिंग में V, BC हमारी फाइनल वेलोसिटी थी। उसके बाद जो CD है वो क्या है, CD इज इक्वल्स टू U। अब ये U दूसरी साइड जाके V के साथ माइनस हो गया, तो V माइनस U इज इक्वल्स टू BD आ गया। BD हमारे पास क्या आ गया,
चेंज इन वेलोसिटी। अब ये खाली चेंज इन वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई भी रोल नहीं है। बट जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो डिफरेंस है, वो आ गया हमारे पास BD। तो ये जो ग्राफ है BD, इसमें आप ये देख सकते हैं V माइनस U हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा V था इतना, और जो CD था वो कितना था, U था। अगर OA U है तो CD भी U है, और पूरे V में से अगर ये U माइनस कर देंगे तो BD हमारे क्या आ जाएगा, V माइनस U। तो ये जो आई V माइनस U इज इक्वल्स टू BD, इसको आप नंबर 1 मार्क कर लीजिए। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये जो BD है यही चेंज इन वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, V माइनस U। तो A कितना आ जाएगा हमारा, BD अपॉन टाइम को किससे डिनोट कर सकते हैं, आप C से भी कर सकते हैं या AD से भी कर सकते हैं। तो BD अपॉन AD की वैल्यू जब वो पुट कर देते हैं हम, A इज इक्वल्स टू BD कितना है, V माइनस U, और AD क्या है हमारे पास, टाइम। अब इसमें देखो आगे क्या करना है, ये जो T है ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो हमारे आगे क्या बनेगा, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। और हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो इस साइड हम खाली V को छोड़ देते हैं और U को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस U हो जाएगा। तो देखो V को हमने यही छोड़ दिया और U को इस साइड ले आए, तो ये प्लस हो गया। तो यही आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, AT प्लस U इज इक्वल्स टू V। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये दोनों चीजें प्लस में, तो इसमें किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो V को हमने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। सो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा। तो चलिए अब हम इसी की तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, उसमें भी सेम यही ग्राफ यूज होगा। स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप देती है। जिस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशनशिप दे रही थी, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप देती है। पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, और पोजीशन कहीं ना कहीं डिस्टेंस से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर S क्या डिनोट कर रहा है, वेरी गुड, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, और U तो वही है इनिशियल वेलोसिटी T, टाइम A, एक्सेलरेशन। तो ये जो दो लाइनें थी ये तो सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली की, ये तो बस आप बता रहे हो कि यहाँ पे हमारी U है, OA और BC V है। अब इसके बाद बोला है कि लेट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस S इन टाइम T। अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी U से V तक चेंज हो रही थी टाइम T में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करा होगा। तो लेट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस S, हमने मान लिया कि T टाइम उस ऑब्जेक्ट ने S डिस्टेंस ट्रेवल करा है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे और उसमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो क्या होता है, वो होता है एरिया अंडर द कर्व। किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो हम ग्राफ से कैसे बताते हैं, एरिया अंडर द कर्व। जितना भी वो ऑब्जेक्ट चला तो उसके अंदर का जो सारा एरिया होता है वही कहलाता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा है OABC। तो अब ये जो एक फिगर बन रही है इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसके एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखो पहले तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा रेक्टेंगल है और इसके ऊपर ये ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा। देखो डिस्टेंस ट्रैवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व OABC, तो इसमें दो एरिया आ रहे हैं। एरिया आ रहा है पहले रेक्टेंगल का OADC, ये वाला रेक्टेंगल। इसके बाद एरिया किसका आ रहा है, ट्रायंगल ADB का, इस ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, ये अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, और वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो ये जो वाली लेंथ है इसको OC से डिनोट करा और जो ब्रेथ है उसको OA से डिनोट करा। इसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इस
हाइट है। तो पहले मैंने इनको ऐसे अल्फाबेट्स के तरीके से शो कर दिया। इसके बाद आप इनकी वैल्यूज डाल दोगे। S इज इक्वल्स टू जो OC है वो क्या है, टाइम, इनटू व्हाट इज OA, U। तो यहाँ पे पहले आ गया U इंटू T। अब देखते हैं ट्राइंगल का एरिया कितना आता है। तो देखो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया T इंटू U, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना आया, हाफ इंटू AD इंटू BD। AD है वो क्या था हमारा, टाइम था, और जो BD है इसको भी आप BD ही की फॉर्म में रहने दो। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। इसके बाद सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें भी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करा था, और यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालेंगे। इतना करने के बाद ये तो पहले आपको डिस्टेंस क्या आएगा वो दिखा दिया। इसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, BD अपॉन AD, यानी कि BD V माइनस U और AD टाइम है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। जो BD है उसकी वैल्यू हमने अभी तक पुट नहीं करी है, और AD की वैल्यू T। इसके बाद ये जो T है ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी देखो एक और तरीके से आ गया, A इंटू T, यानी कि एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इसके बाद ये जो इक्वेशन 1 मैंने मार्क करी थी, इस इक्वेशन में आप ये वाली वैल्यू BD की पुट कर दोगे। तो देखो S इज इक्वल्स टू U इंटू T, UT हो गया, प्लस हाफ इंटू T, और जो BD था जिसकी वैल्यू हमने अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं करी थी, BD की वैल्यू यहाँ पे देखो एक और आ गई, A इंटू T। तो अब ये वाली वैल्यू आप इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इसके बाद S इज इक्वल्स टू देखो पहले क्या था, UT प्लस हाफ, और 2 बार टाइम आ गया तो T का स्क्वायर, हाफ इंटू A T स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पूरा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने इसमें डिस्टेंस की बात करी थी, और इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, और उसके बाद एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से एक BD की वैल्यू निकाल लेना। उसको फिर आप इस इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to UT plus half AT square, and it gives relationship between position and time. So ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V square minus U square is equals to 2AS. V stands for final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, and again S is distance traveled. अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, it gives relationship between position and velocity। देखो फर्स्ट इक्वेशन velocity and time, second equation position and time, and third is position and velocity। इसमें भी देखो आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, let the object travel distance s and time t, यानी कि t टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, सेम इक्वेशन 2 की तरह। अब इसके बाद देखो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व OABC। बट यहाँ पे ये जो कर्व है OABC ये एक ट्रेपीजियम भी बनता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो ये जो कर्व है हमारा ये एक ट्रेपीजियम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल साइड है, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड से। तो इस फिगर को हम ट्रेपीजियम नेम देते हैं, जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स होती है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन थर्ड है उसमें हम सेम उसी कर्व का एरिया ट्रेपीजियम के टर्म्स में निकालेंगे। इक्वेशन 2 में हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। अब आप लोगों को ट्रेपीजियम का एरिया लर्न होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA और ये क्या थी BC, यानी कि OA प्लस BC, इन दोनों का हमें सम करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। इसके बाद इनटू हाइट, और हाइट क्या होती है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको हमने AD से डिनोट कर दिया था। तो AD की वैल्यू क्या है, आगे चलकर टाइम आएगी। देखो S इज इक्वल्स टू हाफ, OA कौन
ओ ए क्या था हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u और बी सी की वैल्यू v और ये डिवीजन यहाँ पे हमने t पुट कर दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब देखिए इससे आगे कैसे सॉल्व करना। यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट मार्क कर लिया। अब इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करने के लिए, उसका डेरिवेशन निकालने के लिए आपको जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका यूज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद है क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equals to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या चेंज करना है, ये जो u है ये इधर आ जाएगा v के साथ, v minus u is equals to 80 और v minus u upon a is equals to t। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम u को इधर लेके गए तो ये माइनस हो गया, फिर जो a है उसको डिवाइड कर दिया हमने दूसरी साइड ले जाके, तो v minus u upon a is equals to t। देखो हम अगर t को डिवाइड करते तो ये क्या होता, v minus u upon t वो a के इक्वल होता, बट अब हमने t की वैल्यू निकाली, बट यहाँ पे हमने t की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ a, t को हमने इधर ही छोड़ दिया, a को उधर जाके शिफ्ट कर दिया। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूटिंग t की वैल्यू कितनी आई, v minus u upon a इन इक्वेशन 1। ये जो मैंने 1 मार्क करी थी ना, इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू u प्लस v इंटू t की जगह पे क्या रखना है, v minus u upon a। तो देखो s इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये दूसरी साइड जाके s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू ये u और v दो बार आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और नीचे a बचा है। उसके बाद ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी 2as इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो यही थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन दोनों साइड्स को आप कैसे भी लिखो, इसको उधर लिखो इसको इधर, तो बात सेम ही होती है। तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये था पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। इसमें आपको एक तो ये याद रखने की हमने जो एरिया निकाला कर्व का वो एक ट्रेपेजियम लिया और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया। मैं आपको एक बार शॉर्ट में तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन रिवाइज करा देती हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने BC को 2 पार्ट्स में तोड़ के लिख दिया था और वहां से हमारे पास BD की वैल्यू कितनी आ गई थी, v minus u, जो कि था चेंज इन वेलोसिटी। फिर उसके बाद उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला डाला और उसमें वो आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। सेकंड में हमें डिस्टेंस निकालना और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालना था एरिया अंडर द कर्व, बट सेकंड इक्वेशन में जो कर्व था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का एरिया। के बाद एक्सेलरेशन का ही फार्मूला यूज करा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले आप यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे, देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे इसका डेरिवेशन करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे तीनों जो इक्वेशंस थे उनका डेरिवेशन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से देख लिया। आपको जब भी पेपर में डेरिवेशन आएगा तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ बनाना है, देन वो जो भी इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन लिख के उसके सामने उसका रिलेशनशिप भी बता देना, इससे आपके हमेशा फुल मार्क्स आएंगे। और फिर ये जो डेरिवेशन है इसमें 1-2 स्टेप आप कम भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, बट जो मेन थिंग होती है पहले आप इक्वेशन लिखना फिर उसकी रिलेशनशिप लिखना एंड द ग्राफ वन, ये तीनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ आपको जो डेरिवेशन के स्टेप्स मैंने बताया वो भी आप नोट कर देंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब बात आती है इन इक्वेशंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उनकी, तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूं, जो पॉइंट्स आपको यूज करने अपने न्यूमेरिकल्स में। ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको न्यूमेरिकल्स करने से पहले अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट,
जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रेस्ट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, उसको हम 0 लेंगे। u इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट। सेकंड पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब कोई ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट जब हम उस पर ब्रेक्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को मूविंग से रेस्ट स्टेट में ले आते हैं, तब हम v को 0 लेते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 है। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें है कि एक्सेलरेशन कब 0 होता है। ये वाला जो थर्ड पॉइंट है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता ही दिया था कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। कि उनकी एक्सेलरेशन कब आता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर किसी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट मूव करे, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यही थे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको आप नोट कर लो, दैट हमें u इतना दे रखा है, टाइम इतना दे रखा है, और उसके बाद आप साइड में ये भी लिख लो कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये देखो कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से है, ये वाला न्यूमेरिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से है या फिर स्पीड वेलोसिटी से, तो उस हिसाब से उसका वो वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे। अब आज जो हम करेंगे वो उन तीनों इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो गिवन चीजें होंगी वो देख के ये पता लगाना कि कौन सी इक्वेशन हम इसमें यूज करें ताकि हमारा आंसर निकल जाए, जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h इन 5 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे u कितना लेंगे? 0। अटेन्स अ वेलोसिटी यानी कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसने फिर कितने वेलोसिटी अटेन करी है? v कितना हमारे पास? 72 km/h। और कितने टाइम में उसने वेलोसिटी अटेन कर ली चलते ही? टाइम है 5 मिनट्स। अब नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सो इट इज द वेरी सिंपल एग्जांपल, और ये सीधा ही आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो जब भी आप गिवन लिख लेंगे उसके बाद जो ये यूनिट्स आएंगी इनको आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो ये 72 km/h है इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और जो टाइम है उसको भी सेकंड्स में चेंज करना है। अब आपको याद होगा तो मैंने बताया था km/h से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम जो भी नंबर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 72 into 5/18, 18 4 जा 72, तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी v। और टाइम 5 मिनट्स है, मिनट से सेकंड में जाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में 5 into 60 300 सेकंड्स हमारा आ जाएगा। तो टाइम हो या वेलोसिटी हो तो सबको आप ऐसे यूनिट्स में चेंज कर लेना, और अगर पहले से मीटर पर सेकंड में दे रखे तो हमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। अब इसके बाद तो सिंपल आप कर ही लोगे, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v minus u upon t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 20 एंड u की वैल्यू 0, टाइम 300। तो देखो ये हमारे कितना आ जाएगा? 20 upon 300, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये 15 जा, तो जो 1/15 है हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1/15 को आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, बट जो भी चीज आप निकाले उसकी ऐसा यूनिट जरूर देंगे, इसका हाफ मार्क्स होता है। अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये थे प्रॉपर स्टेप्स किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया और फिर जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी, उससे हमारा आंसर आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। A car accelerates uniformly from 18 km/h to 30
18 किलोमीटर पर आवर और v है 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ जाएगा हमारा 18 टू जा तो 10 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम गिवन है वो कितना है 5 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन निकालना सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह v माइनस u अपॉन t करके आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेना। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 5 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया, हमें 2 पार्ट्स करने हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज थी एरिया अंडर द कर्व वो तो यूज नहीं कर सकते, बट हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन को लेंगे जिसमें हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिलती हो। हमारे पास 2 इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें s की वैल्यू मिल जाती है। बट आप दोनों में से किसी को ऐसे ही नहीं यूज कर सकते। पहले आप देखोगे कि उन दोनों इक्वेशंस में जो जो चीजें आती है s को छोड़ के वो सारे आपके पास गिवन होनी चाहिए। तो मैं देखो सेकंड इक्वेशन आप लोगों को लिखती हूँ s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, u जिसकी वैल्यू हमें है गिवन, टाइम भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। और अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास v u a सब कुछ गिवन है। तो इस क्वेश्चन में तो आप दोनों इक्वेशंस में कोई भी यूज कर सकते थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई सी भी इक्वेशन आप यूज कर दो। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि देखो हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी ये वेरिएबल्स हैं इन सब की वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस में जो से भी इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो बच्चों को ये मानना होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, प्लस हो जाता है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको कर लेते हैं। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a की वैल्यू 1 इंटू s, v कितना था हमारे पास 10 का स्क्वायर और u कितना था 5 का स्क्वायर। तो 2s इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25। तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई 75 और s की वैल्यू 75 अपॉन 2। सो s की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर। तो ये जो 2 था मैंने इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख दिया 37.5। अब इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस निकाला है सेकंड पार्ट में तो ऐसा यूनिट मीटर, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन निकाला था तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम ग्राफ्स ही पढ़ेंगे मोशंस के, उसमें बट ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, उसमें कुछ ग्राफ्स होंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सारा एक बार जितना भी हमने कवर कर लिया उससे रिलेटेड मैं आपको सारे एक साथ भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगी, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एट द एंड इस चैप्टर का हमें क्लास